Hello students, today's lecture is on superposition theorem in our network analysis course. This is our lecture number 7. Please like, subscribe and share my channel. आइए देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है। सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग जब एक या दो से अधिक सोर्सेस का यूज़ करते हैं तब वहाँ पर किसी भी ब्रांच में करंट निकालने के लिए और सेपरेटली हम करंट निकाल सकते हैं किसी भी ब्रांच में, या फिर हम दोनों सोर्स को अलग अलग यूज़ करके करंट निकाल के हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में हम एट अ टाइम एक ही सोर्स लेते हैं और दूसरे सोर्स को हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। Superposition theorem states that in any linear active bilateral network having more than one source। अब लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क क्या होता है वह जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अब कोई भी एक ऐसा नेटवर्क जिसमें मोर देन वन सोर्स हो, एक ये सोर्स हो गया वोल्टेज सोर्स और एक ये सोर्स हो गया करंट सोर्स, मतलब एक से ज़्यादा सोर्स हो गए, हमारे पास दो सोर्स हो गए। रिस्पॉन्स अक्रॉस एनी एलिमेंट, अगर हम किसी भी एलिमेंट जैसे Z3 है उसके अक्रॉस रिस्पॉन्स मतलब उसके अक्रॉस हम जब एक करंट निकाल रहे हैं दैट इज़ I। अब हमें I फाइंड करना है तो क्या होगा, वो रिस्पॉन्स क्या होगा, मतलब आई क्या होगा, इज़ द सम ऑफ रिस्पॉन्सेज ओब्टेन्ड बाय ईच सोर्स। मतलब हमें एक बार में एक सोर्स लेकर इस Z3 के अक्रॉस करंट निकालना होगा ईच सोर्स, और फिर दूसरे बार में IS लेकर इस Z3 के अक्रॉस करंट निकालना होगा by each source considered separately and all other sources are replaced by their internal resistance। जब हम वोल्टेज सोर्स लेंगे तो करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा और जब हम करंट सोर्स लेंगे तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आइए इसको और डिफाइन करके डिटेल में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, कंसीडर द सर्किट शोन इन अ फिगर। इस फिगर में जो सर्किट है उसकी बात करते हैं जहाँ पे हमारे पास वेयर टू सोर्सेज, जहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास V है और IS है, आर एक्टिंग टुगेदर। अब जब भी आप इनकी बात करेंगे तो दूसरे सर्किट्स में ये दोनों सोर्स एक साथ काम करते हैं, हम एक साथ इनकी इक्वेशंस बनाते हैं, बट सुपरपोजिशन में हम एक बार में एक ही सोर्स लेंगे। If we want to determine current through impedance Z3, अब हम Z3 के अक्रॉस करंट निकालना चाह रहे हैं, then to apply superposition theorem we take one source at a time। हम दो केस बनाएंगे। पहले केस में हम VS को लेंगे तो केस 1 कहता है टेक द वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स इन ओपन सर्किटेड। तो हम वोल्टेज सोर्स को ले रहे हैं और करंट सोर्स को क्या कर रहे हैं, ओपन कर दे रहे हैं। तो करंट सोर्स हमारा ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। तो इस वाले साइड पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब भी ब्रांच ओपन हो जाती है तो करंट फ्लो नहीं करता है, तो मतलब हमारा टोटल करंट इसी लूप में फ्लो करेगा। और हमने सिंस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडल करंट सोर्सेज इनफाइनाइट, अब हम इसको ओपन क्यों करेंगे, जैसे हमने कहा कि दूसरे सोर्सेज को हम इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें, मतलब उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उससे रिप्लेस करें, और ये हमारा आइडल सोर्स है। तो आइडल सोर्स करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। इसका मतलब होता है ओपन सर्किट करना। तो जब भी आप आइडल करंट सोर्स को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और आइडल वोल्टेज को क्या करेंगे, शॉर्ट। तो जब हम वोल्टेज ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम करंट को शॉर्ट कर दे रहे हैं। अब इस लूप में हम करंट निकालेंगे तो हमारा करंट आएगा I1 इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल करंट। तो टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज मतलब VS और टोटल रेजिस्टेंस मतलब Z1 प्लस Z3। तो हमारा I1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो रही है, इस वाले साइड पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए I1 आ गया आपका ये।
ठीक है। तो केस 1 से आपको I1 मिल गया। अब हम चलते हैं केस 2 के तरफ। तो केस 2 में हम करंट सोर्स लेंगे और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे। तो नाउ टेक द करंट सोर्स एंड शॉर्ट द वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स को इसलिए शॉर्ट करना है क्योंकि जो वोल्टेज आइडल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है 0। 0 मतलब कि शॉर्ट। अब यहाँ पर हमने करंट डिवीजन रूल लगाया है। करंट डिवीजन रूल का वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, हमने इसका पहले ही वीडियो बना लिया है। तो करंट डिवीजन रूल कैसे अप्लाई होता है कि जो मेन करंट है ब्रांच में फ्लो हो रहा है उसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। तो अगर हमें Z3 के अक्रॉस करंट निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है I2 इक्वल टू टोटल करंट मतलब IS इनटू जो भी Z3 के अपोजिट में टोटल रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है Z1 अपॉन इन दोनों का सम। तो टोटल रेजिस्टेंस इस साइड वाला प्लस जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है वो, तो Z1 प्लस Z3। तो ये आपका आ गया हमारा I2 करंट इन द Z3। तो Z3 में हमारा I2 आ गया। तो पहले हमने वोल्टेज सोर्स से जो करंट निकाला था वो था हमारा Z3 में I1 फ्लो हो रहा था, और हमने करंट सोर्स से करंट निकाला तो वो हमारा Z3 में I2 फ्लो हो रहा है। तो हम अगर इफ़ बोथ द सोर्सेज एक्टिंग टुगेदर देन द सुपरपोजिशन थ्योरम रिस्पॉन्स, तो अगर हम दोनों सोर्स एक साथ एक्टिव करवाएंगे तो ये दोनों रिस्पॉन्स हैं I1 और I2 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और हमारा करंट आ जाएगा I। मतलब हमने पहले केस से I1 ले लिया, सिर्फ VS से जो करंट फ्लो हो रहा था Z3 में, दूसरे केस से हमने I2 ले लिया, तो I1 I2 ऐड करके हम बता पाएंगे कि Z3 में टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब देखते हैं प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। आपने पूरा एक पैकेज पूरा सुपरपोजिशन थ्योरम का अभी तक देख लिया है। अब हम थोड़ा उसके को धीरे धीरे डिफाइन करते हैं। सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो ये जो सोर्स होते हैं, ये वोल्टेज सोर्स है आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ये करंट सोर्स है आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। कंसिडर ओनली वन सोर्स एट अ टाइम। एक बार में एक ही सोर्स हम कंसीडर करते हैं, और दूसरे सोर्स को, अगर वोल्टेज सोर्स दूसरा वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे ऐसे, और अगर दूसरा करंट सोर्स है तो उसको रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट से ऐसे। ठीक है, जो कि अभी हमने किया था। रिमूव ऑल अदर आइडियल वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट एंड ऑल अदर आइडियल करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट। तो आपने अगर एक जो दूसरे अदर सोर्सेज हैं उनको हम इस टाइप से रिप्लेस करेंगे। फिर आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं। देखें, यदि किसी परिपथ में एक से अधिक वोल्टेज स्रोत या करंट स्रोत हो, मतलब सोर्स वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हो, तो यहाँ पर दोनों साइड में हमारा वोल्टेज सोर्स है और हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं जिसमें I1 I और I2 फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब आपको हर स्रोत को अलग अलग लेना पड़ेगा। अलग अलग स्रोतों द्वारा उस शाखा में प्रभावित धाराओं की बीजीय योग को बराबर होगा। मतलब अगर आपको R3 के अक्रॉस करंट निकालना है तो E1 को एक बार लेंगे, I3 के अक्रॉस करंट निकालेंगे, फिर E2 को एक बार लेंगे, I3 के अक्रॉस करंट निकालेंगे। अगर आपने E1 लिया तो E2 को शॉर्ट कर देंगे, और अगर आपने E2 लिया तो E1 को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और जो भी दोनों से करंट आएगा लास्ट में उन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर देखते हैं, यदि किसी परिपथ में एक से अधिक वोल्टेज स्रोत या करंट स्रोत या दोनों हो तो उस परिपथ की किसी भी शाखा में धारा का मान अलग अलग स्रोतों द्वारा उस शाखा में प्रवाहित धाराओं के बीजीय योग के बराबर होगा। मतलब इनको अलग अलग लेकर इसको फिर ऐड करना है। जबकि एक समय में एक ही स्रोत को एक्टिव रखते हैं, एक ही स्रोत को एक्टिव रखेंगे, एक ही सोर्स को एक्टिव रखेंगे तथा अन्य स्रोतों को उनके आंतरिक प्रतिरोधों से पुनर्स्थापित किया जाता है, और E2 को हम शॉर्ट कर देंगे क्योंकि ये आइडल सोर्स है, और आइडल अगर हम वोल्टेज सोर्स देखें तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, तो इसको शॉर्ट कर देंगे। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने हैं, 3 रेजिस्टेंस है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 I2 I3।
इस परिपथ को सुपरपोजिशन प्रमेय द्वारा हल करने के लिए बैटरी E1 ऑन तथा E2 को शॉर्ट करेंगे। तो E1 को ऑन कर देंगे, E2 को शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ देखें E1 को हमने ऑन कर दिया, E2 को शॉर्ट कर दिया है और हमने फ्लो करवाया है I1 डैश, I डैश और I2 डैश। तो आपका जो पहला वाला जो सर्किट है उसमें जो भी करंट आप शो करेंगे दूसरे वाले में आप डैश से शो कर सकते हैं या फिर 1 2 3 4। तो अब हमने यहाँ पे डैश से शो किया है। तो हमने देखा कि जब बैटरी E2 को शॉर्ट करेंगे तो परिपथ में धाराओं की उनकी दिशा चित्र, इसमें धाराओं की दिशा मतलब करंट की दिशा दिखाई गई है। इससे I1 डैश, I2 डैश और I धाराओं में मान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हमने करंट की हम डिफाइन कर लेंगे और करंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट केस में लेंगे E1 को शॉर्ट करेंगे। E1 को शॉर्ट कर परिपथ में धाराओं की मान तथा दिशा चित्र इसमें। अब E2 को लेंगे और E1 को शॉर्ट करेंगे तो हमारी करंट कैसे हो गई, I1 डैश, I2 डबल डैश से हम इसको डिफाइन करेंगे। अब जब क्या होगा, इस वाले में हम बात करेंगे R3 की हम बात करें तो एक बार I1 डैश आ गया, एक बार I डबल डैश आ गया। तो I1 डैश और I डबल डैश को जब हम ऐड कर देंगे तो पहले वाले केस में जो I था वो हमारा आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, I1 डैश प्लस I डबल डैश इज इक्वल टू I। तो हमने दोनों केस का जो करंट आया था उसको ऐड कर दिया और हमारा टोटल करंट आ गया जो कि हमारे मेन डायग्राम में था, मेन सर्किट में था। तो आपने देखा हमने कैसे एक बार में एक ही सोर्स लिया है और किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकालकर हमने 2 बार करंट निकाला है और उन दोनों को ऐड किया है। तो यही सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है। Superposition theorem is very helpful in determining voltage across an element or current through a branch। वोल्टेज किसी भी सुपरपोजिशन थ्योरम हमें किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज और किसी भी ब्रांच के अक्रॉस करंट निकालने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। व्हेन द सर्किट कंटेन्स मल्टीपल नंबर ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्स। जब सर्किट में एक से ज़्यादा सोर्स होते हैं तो हम किसी भी ब्रांच के अक्रॉस करंट और किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी हेल्पफुल होती है, हमें मदद करती है। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं तो यहाँ देखें करंट आई यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है और एक आपका करंट सोर्स है। एट ए टाइम हम ओनली वन सोर्स लेंगे। अगर आप वोल्टेज सोर्स ले रहे हो तो करंट को ओपन करोगे और अगर आप करंट सोर्स ले रहे हो तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करोगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग 18 वोल्ट को ले रहे हैं फॉर 18 वोल्ट सप्लाई। तो हमें 2 एम्पियर को क्या करना पड़ेगा, ओपन सर्किट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है और इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हमने I1 से शो किया है। हमें इस करंट I को निकालना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आप देख रहे हैं हमने सिर्फ एक बार में एक ही वोल्टेज सोर्स लिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका जो I1 है, आपका I1 क्या से आएगा, I1 अब इस वाली ब्रांच में ओपन होने के कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आपका I1 क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो 18 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 मतलब 6। तो 18 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 मतलब 6। 18/6 कितना हो गया, 3 एम्पियर, ठीक है। अब दूसरी बार में हम लिख रहे हैं फॉर 2 एम्पियर करंट सोर्स। तो हम 2 एम्पियर करंट सोर्स लेंगे तो हमारा 18 वोल्ट का क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। ये हम वोल्टेज सोर्स को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखें 2 एम्पियर अगर डाउनवर्ड में फ़्लो हो रहा है तो हमारा -2 एम्पियर अपवर्ड फ्लो होगा। तो हमने यहाँ पे -2 एम्पियर अपवर्ड फ्लो कराया। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको इसका वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। करंट डिवीजन रूल से हम अप्लाई करेंगे। करंट डिवीजन रूल, यहाँ पे टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, -2 एम्पियर और हमें निकालना है इस AB में करंट, AB ब्रांच में करंट। तो AB ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट होता है आपका I2। तो I2 इज इक्वल टू, अब देखें करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय जो भी रेजिस्टेंस अपोजिट वाली ब्रांच में होगा मतलब R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मतलब R1 + R2। तो आपने ऐसे लिख दिया। फिर आपका जो टोटल करंट था -2 इंटू
अब ये जो दूसरी ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना था, R2 कितना है 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया R1 प्लस R2, तो कितना हो गया 4 + 2, तो 4 + 2, तो टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो हो गया हमारा -2 × 4/6 और हमारा आंसर आ गया I2 का -4/3। तो आपका I1 आ गया 18 वोल्ट से कितना 3 एम्पियर और आपका I2 आ गया आपके 2 एम्पियर से -4/3 एम्पियर। तो आपका जो टोटल करंट होगा वो A से B पे फ्लो हो रहा है। एक्चुअली जब आप I1 को देखें तो ये भी A से B फ्लो हो रहा है और आप I2 को देखें तो ये भी A से B फ्लो हो रहा है। तो ये अगर दोनों एक ही दिशा में फ्लो हो रहे हैं तो हम दोनों को क्या कर देंगे, दे आर एडेड, तो हमारे दोनों करंट जो है ऐड हो जाएंगे और हमारा आंसर है 3 प्लस, अब ये आंसर आया -4/3, तो -4/3 और आप इसको देखेंगे प्लस माइनस क्या होता है -3 -4/3, तो ये एलसीएम लेने के बाद आ गया 9 -4/3 और आपका आंसर आ गया 5/3 और हमारा इसका हमारा जो ये क्या होता है यूनिट हमारा एम्पियर होता है। तो ये हो गया I = 5/3 एम्पियर आपका आंसर आ गया है। तो ये हमने करंट निकाला बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अब हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं जहाँ पे हमारी 3 लूप्स है और हमारा 20 वोल्ट है और 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। आप अब देखें हमें निकालना है 4 ओम रजिस्टर्स के अक्रॉस सुपरपोजिशन थ्योरम हमें अप्लाई करनी है। तो देखें पहले फर्स्ट लेट अस कंसीडर द वोल्टेज सोर्स, तो हमने सिर्फ वोल्टेज सोर्स को एक्ट कराया है और करंट सोर्स को ओपन सर्किट किया है। अब देखें आपका इस वाली ब्रांच को आप देखें तो ये आपको रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखें ये दोनों सीरीज़ में रेजिस्टेंस है तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे 4 + 3, ठीक है। फिर 4 + 3 देखें वो अगर 7 हो जाता है तो वो किसके पैरेलल में है 2 के, तो 2 पैरेलल 4 + 3, ठीक है। 2 और 4 + 3 ये सॉल्व हो गया। फिर जो रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ आएगा तो वो टोटल रेजिस्टेंस और 6 ओम क्या होंगे सीरीज़ में, तो सीरीज़ रेजिस्टेंस क्या हो जाता है ऐड हो जाता है तो 6+, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका ए बी के टर्मिनल में आ जाएगा इतना। इसको कैसे फॉर्म करेंगे, 4 + 3 होता है 7 आ गया। अगर आप देखें तो अगर दो रेजिस्टेंस का हम पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्मूले से करते हैं R1 × R2 अपॉन R1 + R2, तो आपका ये आपका आ गया इसका सॉल्यूशन और प्लस 6 ओम, तो 6 ओम ऐड करने से आपका टोटल आ जाएगा 7.56 ओम। तो आपका टोटल इस पूरे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आ गया आपका 7.56 ओम। अब देखें अगर आपको I1 डैश करंट निकालना है, इस डायग्राम से अगर आपको I1 डैश करंट निकालना है तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट था अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना था 7.56, तो ये अपॉन 7.56 मतलब 2.65, तो आपकी इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट कितना है 2.65, ठीक है। अब हमें इस ब्रांच में करंट निकालना है तो आप क्या करेंगे टोटल करंट को यहाँ दोनों ब्रांच में डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा देते हैं। तो करंट डिवीजन रूल लगाते हैं तो करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, तो आप देखेंगे करंट डिवीजन रूल इस ब्रांच का करंट निकालना है तो आप ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस लेंगे अपोजिट ब्रांच का, मतलब 2 ओम डिवाइडेड बाय 2 ओम + 3 + 4 + 3, तो क्या होगा 2 ओम अपॉन 4 + 3 + 2 टोटल रेजिस्टेंस, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट जो आपने I1 डैश निकाला था। टोटल करंट मतलब जो मेन ब्रांच का करंट है, मेन ब्रांच का करंट क्या है I1 डैश, ठीक है। तो आपका I2 आ जाएगा, I2 आ गया आपका 0.59, क्या आ जाएगा आपका I2 इस ब्रांच का करंट। आपका I1 जो है इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो रहा था, ये क्योंकि सीरीज़ में है तो इनको एक साथ लिया जा रहा है, 4 + 3 7 मान लिया जा रहा है और आपको इस ब्रांच का करंट निकालना है तो आपको इस रेजिस्टेंस को ऊपर लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपने 2 ऊपर लिखा है, तो इस हिसाब से I2 डैश आ गया। नाउ कंसीडर द करंट सोर्स 5 एम्पियर, अब आपको 5 एम्पियर करंट सोर्स कंसीडर करना है और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है, ठीक है। और फिर आपको I2 डबल डैश निकालना है इस ब्रांच का करंट, क्योंकि फाइनली आपको इस ब्रांच का टोटल करंट निकालना है। तो आपका करंट सोर्स से इस साइड से करंट आ रहा है तो आपका I2 डैश का डायरेक्शन आपने इस दिशा में दिया है, ठीक है।
तो फिर आगे देखें, अब I2 डबल डैश निकालना है आपको इस ब्रांच का करंट। तो आप क्या करेंगे, पहले आप देखें तो आपको 6 और 2 को पैरेलल सॉल्व करना पड़ेगा। 6 और 2 को पैरेलल सॉल्व करेंगे और +4 करेंगे। तो 6 और 2 को पैरेलल सॉल्व करेंगे तो ये हमको इसको हम सॉल्व कर दिया 6 + 2, और फिर आपने उसको 4 से ऐड किया तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आ गया। ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया इस वाले भाग का। इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह हमारा ये वाला रेजिस्टेंस आ गया, ये 4 + 6 पैरेलल टू 2। अब आप करंट डिवीजन रूल लगाएंगे इन दोनों ब्रांच में। तो जो इस ब्रांच में करंट निकालना होगा तो आपको ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस जाएगा, 3 ओम। 3 ओम ऊपर चला गया और फिर टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, जो इसका रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस, तो 3 + 4 + 6 पैरेलल 2। तो ये आपका पूरा करंट डिवीजन रूल से आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप फाइनली I1 डबल डैश की वैल्यू आपकी पुट करेंगे। I1 डबल डैश की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 5 एम्पियर। पिछले केस में हमारा वोल्टेज सोर्स था इसीलिए हमने करंट निकाला था, बट इस केस में आपको I1 डबल डैश 5 एम्पियर दिया है। तो आप I1 डबल डैश की वैल्यू पुट करेंगे 5 एम्पियर और आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो I2 डबल डैश आ गया। अब I2 डबल डैश आपका इस दिशा में है और आपका जो I2 डैश था आपका इस दिशा में था, C से D। C से D था आपका I2 डैश और आपका D से C है आपका I2 डबल डैश। ठीक है, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम द करंट 4 ओम रजिस्टर व्हेन बोथ द सोर्सेज आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली। अब दोनों सोर्स एक साथ यूज हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि दोनों की दिशा जो है अलग अलग है, एक D टू C है और एक C टू D है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा करंट ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि जो आपका I2 डैश है वो 0.59 है और I2 डबल डैश है आपका 1.76 है, तो ये बड़ा है। तो इसकी दिशा में आपका लास्ट में करंट फ्लो करेगा। तो I2 डबल डैश की दिशा क्या है, I2 डबल डैश है आपका D से C की तरफ। देखें यहाँ पे D से C की तरफ, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले लेंगे D से C की तरफ, तो 1.76 - 0.59, क्योंकि दोनों की दिशा अलग है। अगर दोनों की दिशा एक समान होती है तो हम दोनों को ऐड करते हैं, दोनों की दिशा अलग है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर जो मेन करंट, जो आपका बचा करंट, वो किसकी दिशा में आएगा, जो ज़्यादा होगा। तो आपका ये वाला करंट D टू C है, इसलिए ये 1.717 एम्पीयर आ गया, D टू C फ्लो करेगा। तो ये आपने देख लिया कि सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करके हम कैसे किसी भी एक ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं, अलग अलग सोर्स को अलग अलग यूज़ करके। तो थैंक यू। और फिर हम एग्ज़ाम्पल्स और भी हैं, तो एग्ज़ाम्पल 1 यहाँ पे भी देखें तो इसमें भी 2 वोल्टेजेस हैं। तो आपने एक वोल्टेज एट अ टाइम लिया है, इसको शॉर्ट कर दिया है तो आपका यहाँ का करंट आ गया टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो आपका I1 आ गया है। फिर दूसरे बार में हमने V2 वोल्टेज लिया है तो हमने यहाँ का करंट निकाला तो टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आ गया, तो हमारा ये करंट आ गया। अब दोनों जो करंट आए हैं उनको ऐड कर देंगे तो आपका इस टाइप से आंसर आ गया है। और फिर आपका एक और एग्जांपल दिया है, आप इसमें भी देख सकते हैं कि करंट हमें फाइंड करना है I0, ये वाला ब्रांच का करंट। ये आपका इंडिपेंडेंट सोर्स यूज़ किया गया है, बाकी आपके ये डिपेंडेंट सोर्सेज हैं। तो आप जो एक टाइम में एक सोर्स का, इंडिपेंडेंट सोर्स का यूज़ करेंगे, बाकी दूसरे को क्या कर देंगे, ओपन या शॉर्ट कर देंगे। उस हिसाब से आप ब्रांच में करंट फ्लो करवाएंगे और एक बार में I1 डैश, एक बार में I1 डबल डैश का कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे I0 डबल डैश आपने यूज़ किया था, आपको ये कैसे इक्वेशंस फॉर्म होंगी, मैश और लूप एनालिसिस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने KVL यूज़ किया है और KVL यूज़ करा है, आप इसमें मैश एनालिसिस हमने यूज़ किया है। तो आप हमने पुराने वीडियोस में बना लिया था कि कैसे हम मैश को सॉल्व करते हैं। तो आपने यहाँ पे अलग अलग करंट हर लूप में फ़्लो करवाए हैं और हमने इक्वेशंस बनाई है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आपका I0 डैश आ गया, जो कि यहाँ पे फ़्लो होने वाला करंट है।
उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका करंट सोर्स था जिसको आपने ओपन सर्किट कर दिया और फिर आपने ब्रांचेस में लूप्स में करंट फ्लो कराया और फिर आपने इक्वेशंस फॉर्म की हैं। ये इक्वेशंस आपने नोडल वो मैश एनालिसिस से यूज़ की है। तो मैश एनालिसिस से आपको फिर आई नॉट डबल डैश आ गया, तो यहाँ पे फ्लो होने वाला आई नॉट डबल डैश आ गया और आपका यहाँ पे आई नॉट डैश आ गया था। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो ऐड हो जाएगा और फाइनल आपका ये करंट आ जाएगा। तो आपने देखा हमने डिफरेंट टाइप्स के सर्किट को सॉल्व करके हमने फाइनल सुपरपोजिशन का यूज़ करके करंट निकाला है। अब मैंने आपको कहा था कि लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, जो हमने सुपरपोजिशन थ्योरम की डेफिनेशन में देखा था कि इन एनी लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क। तो सुपरपोजिशन के लिए हम ऑल कंपोनेंट मस्ट बी लीनियर, तो सारे कंपोनेंट लीनियर होने चाहिए, मतलब करंट जो है वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ना चाहिए। ऑल कंपोनेंट मस्ट बी बायलैटरल, बायलैटरल मतलब करंट इज़ द सेम अमाउंट फॉर अपोजिट पोलैरिटी ऑफ द सोर्स वोल्टेज। अगर आपने करंट का देखना है तो आपका हर दोनों साइड की पोलैरिटी पे भी सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना चाहिए। Passive component may be used. Their components such as a resistor, capacitor, inductor, they do not apply or rectify. तो यहाँ पर सिर्फ पैसिव कंपोनेंट यूज़ करेंगे, फिर एक्टिव कंपोनेंट में नॉट बी यूज्ड। तो एक्टिव कंपोनेंट्स इंक्लूड ट्रांजिस्टर, सेमी कंडक्टर, डायोड्स एंड इलेक्ट्रोड ट्यूब्स। सच कंपोनेंट्स आर नेवर बायलैटरल एंड सेल्डम लीनियर। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ट्रांजिस्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, इन पे सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमने सुपरपोजिशन थ्योरम देखा। अगले लेक्चर्स में हम और भी दूसरी थ्योरम्स को एक्सप्लोर करेंगे।